प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी कुमार भारतीय कक्षा 9वीं की पहली इकाई का 7वां छठवां लेसन जो है हमारे सिलेबस से हट गया है। अब मैं आपको 7वां पाठ मातृभूमि का मान ये लेने वाली हूँ। मातृभूमि का मान ये एक एकांकी है। नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एक अंक वाले नाटकों को हम एकांकी कहते हैं। इसके लेखक का नाम है हरि कृष्ण प्रेमी। चलो तो पहले इसका मैं जीवन परिचय कराती हूँ। जन्म 1908 गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हरि कृष्ण प्रेमी का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1974 को ही है। इनका परिचय है। हरि कृष्ण प्रेमी जी पत्रकार के साथ साथ कवि और नाटककार भी थे। आपके ऐतिहासिक नाटकों में प्रेम और राष्ट्रीय भावना की रसात्मक प्रस्तुति हुई है। प्रमुख कृतियां हैं अग्निगान, प्रतिभा, आँखों में आदि कविता संग्रह, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति आदि ऐतिहासिक नाटक, बंधन, छाया, ममता आदि सामाजिक नाटक, मंदिर, बादलों के पार एकांकी संग्रह, सोहिनी, महिवाला, दुल्ला भट्टी, देवदासी, मीराबाई संगीत रूपक। गद्य संबंधित में देखेंगे एकांकी का आकार छोटा होता है। इसमें एक ही कथा होती है। इसमें आदि से अंत तक संवादों की रोचकता बनी रहती है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से प्रेमी जी ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है। विद्यार्थी, ये आपके लिए सूचना है। इसमें दिया गया है पाठ्य पुस्तक से भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़कर उस पर चर्चा करो। हमारे पाठ्य पुस्तक में भारत के संविधान की उद्देशिका दी है, उस पर हमें पढ़ना है और चर्चा करना है। आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। उसके बाद ये कृति के लिए आवश्यक सोपान के अंतर्गत पहला दिया है उद्देशिका में आए मूल्य बताने के लिए कहा है। उसमें कौन कौन से मूल्य बताए गए, यानी कि हमारे देश के प्रति कौन से मूल्य बताए गए हैं, उस पर चर्चा करना है। इन मूल्यों पर हमें चर्चा करना है और उद्देशिका में आए हुए मूल्य अधिकारों के बारे में हमें आपको बताना है। ये दिया गया है। अब हम मातृभूमि का मान यह एकांकी शुरू करते हैं। इस एकांकी का पहले मैं पात्र परिचय कराती हूँ, यानी कि इस एकांकी में जो पात्र प्रस्तुत किए गए हैं, इस पात्रों के माध्यम से जो एकांकी प्रस्तुत की गई है उसकी मैं जानकारी आपको बताती हूँ। सबसे पहले राव हेमू, यह है बूंदी का शासक। अभय सिंह, मेवाड़ का सेनापति। दूसरा दिया है महाराणा लाखा, मेवाड़ के शासक। और उसके बाद दिया है वीर सिंह, मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। चारणी तथा वीर सिंह के साथी, ये सब वीर सिंह के साथी है। अब हम पहला दृश्य देखेंगे। पहला दृश्य छात्रों, अगर आप कक्षा में रहते तो मैं आप सबको पात्र बनाती और पात्र के माध्यम से मैं एकांकी प्रस्तुत करती। अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन जो शुद्ध रूप से पढ़ते हैं तो आप घर पर ही ये स्वयं कृति कर सकते हैं। पात्र बन करके स्वयं पढ़कर ये अनुभव कर सकते हैं। एकांकी उसे ही कहते हैं जिसमें पात्र बनाकर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर दिया है अभय सिंह। अब अभय सिंह क्या कह रहे हैं? अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए? अभय सिंह, महाराज, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न, यहाँ पर छिन्न भिन्न यानी अलग अलग, अधीनता यानी बताया गया है गुलामी, असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति का एक केंद्र के अधीन रखें, यानी कि हमारी जितनी भी शक्ति है उसे हम एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू, और वह केंद्र है चित्तौड़।
अभय सिंह, महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गुथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। राव हेमू, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूतों को अपनी ताकत पर नाज है। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। राव हेमू, प्रेम का अनुशासन माने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीनता होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राव हेमू, अपनी इच्छा, आपकी इच्छा, दोनों का दो तरफ प्रस्थान। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य देखते हैं कि पट परिवर्तन होता है और दूसरा दृश्य चालू होता है। वहाँ पर स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा, इस बार मुट्ठी पर हड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, ये मेरा हृदय जानता है। ठेस यानी जब हमारे आत्मा को कोई दुख होता है उसे हम क्या कहेंगे? ठेस कहेंगे। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणाओं को अभिवादन करना। उसके बाद अभय सिंह, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमारा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। अभय सिंह, हड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक दावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। जब कोई अचानक हम पर हमला करता है तो उस हमले की वजह से कुछ सैनिक डर के मारे भाग जाते हैं। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा, तो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे हैं। यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीकों को, इनकी कलंक का टीका जो रहता है उसको मैं धो डालना चाहता हूँ। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को भी प्रस्तुत है। इनके मेवाड़ सिंह अगर कहेंगे तो वहाँ के जो सैनिक हैं उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ रहा है। वे कहते हैं, रावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सनसैन प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब उस समय जब ये संकट आता था तो वहाँ के महाराणा इस तरह से क्या करते, संकल्प लेते थे, जब तक कि मैं ये कृति नहीं करूँगा अन्न जल ग्रहण नहीं, यानी कि वह पानी भी नहीं पिएंगे और भोजन भी नहीं करेंगे। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? अंतिम विजय हमारी ही होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए मेरी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा कहते हैं कि आप कहते हैं सेनापति, मेरी प्रतिज्ञा कठिनाइयाँ से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किस प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में
प्रतिज्ञा है वह पूर्ण ही होनी चाहिए। नेपथ्य में गान, ये सागर के रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इससे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की। नेपथ्य की गान एक बार मैं फिर से आपको गा के बता रही हूँ। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। गाते गाते चारनी का प्रवेश। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी चारनी? तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला यानी सूत्र में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों से दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारनी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि आप हार्ड शक्ति और साधनों से मेवाड़ से उन्नत है, फिर भी वे वीर है। मेवाड़ों को उसकी विपत्ति के दोनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उसमें कोई घृष्टता बन पड़ी तो महाराणा उसे भूल जाइए और राजपूतियों की शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। महाराणा, चारनी, तुम बहुत देर से आई। अभय सिंह, चारनी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, वे अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारनी, दुर्भाग्य को सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलाने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी ही होनी चाहिए। चारनी, उसका एक ही उपाय है, वह है कि यही पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरा मन संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने की व्यवस्था करे। यहाँ पर सबका प्रस्थान होता है और हम जाते हैं तीसरे दृश्य में वापस पट परिवर्तन होता है और चित्तौड़ से निकट एक जंगली प्रदेश है, जहाँ पर नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश है। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया? ठीक बन गया है ना? महाराणा, निसंदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की तरह हूबहू नकल है। अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से